मैं आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा। अचानक एक सफेद सांप ने मुझे सीधे मेरे लिटिल बर्ड पर काट लिया। दर्द इतना तेज था कि मैंने किचन का चाकू उठा लिया। मैं उस कम्बक चीज के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वो सांप एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की में बदल गया और असल में बात करने लगा। मेरे ड्रैगन असेंशन के दौरान एक विलेन ने मुझे घायल कर दिया। मुझे ठीक होने में मदद करो और जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। वो इतनी नाजुक और लुभावनी लग रही थी कि मैंने इमोशंस में आकर उसकी बात मान ली। मैंने उसे अपनी जेब में रखा और चुपके से घर ले आया। सुबह होते ही गांव का मुखिया और आदमियों की एक भीड़ मेरे घर की तरफ भागी आई। उसने दादाजी से पूछा कि क्या उन्होंने कोई सफेद सांप देखा है। उसे एक रिबेल ड्रैगन कहा जो हम सबको मार डालेगा। दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गया और जैसे ही उनकी बात खत्म हुई मैंने उसे अपनी पैंट के अंदर छिपा लिया। दादाजी उन आदमियों को मेरे कमरे में ले आए और पूछा कि क्या मैंने कोई सांप देखा है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी ठंडी और फिसलन भरी स्केल्स सीधे मेरी स्किन से टच हो रही थी। अगर दादाजी उसे देख लेते तो शायद वो मुझे वहीं ढेर कर देते। किस्मत से उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा और वो भीड़ को बाहर ले गए। जैसे ही वो गए मैं ठंडे दरवाजे के सहारे टिक गया। मेरे पैर कांप रहे थे और मैं फर्श पर बैठ गया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, वो चले गए, अब तुम बाहर आ सकती हो। तभी मेरी पैंट से एक दूध जैसा सफेद सांप बाहर निकला, जिसकी खाल मोतियों की तरह चमक रही थी। उसकी पन्ने जैसी आंखों ने मुझे बिना पलक झपकाए देखा और फिर अचानक एक घना सफेद कोहरा उसके चारों ओर छा गया। जब कोहरा छंटा तो वही खूबसूरत लड़की फिर से सामने खड़ी थी। उसने रेशम की एक सिंपल सफेद ड्रेस पहनी थी जो इतनी शानदार थी कि किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी। वो कमजोर लग रही थी और टेबल का सहारा लेकर दर्द में खांस रही थी। उसने माफी मांगते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, पहले के लिए शुक्रिया। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। एक तरफ मुखिया की वो रिबेल ड्रैगन वाली वार्निंग थी और दूसरी तरफ उसका मेरी वाइफ बनने का वादा। ऊपर से वो ठंडी खाल का एहसास अभी भी मेरे दिमाग में था। घबराहट में मेरे मुंह से निकला, तुम क्या हो? मुखिया ने कहा कि तुम एक रिबेल ड्रैगन और तुम सबको मार डालोगी। जैसे ही मैंने ये पूछा उसके चेहरे से वो माफी वाले भाव गायब हो गए। उसकी आंखों का रंग गहरा हो गया और उनमें कई तरह के इमोशंस नजर आने लगे, गुस्सा, दुख और एक अजीब सी ठंडक। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की की तरफ मुड़ी, गांव की ओर देखा और फुसफुसाई, उन्हें क्या पता। वो चार शब्द हवा की तरह हल्के थे, फिर भी उन्होंने मुझे एक भारी पत्थर की तरह चोट पहुंचाई। मेरा नाम गुडेन है। मैं 13 साल का हूँ। स्वालंग विलेज में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूँ। हमारा गांव पहाड़ों के बीच बसा है और हमारे ठीक पीछे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन खड़ा है। पीढ़ियों से हम खेती की थोड़ी बहुत जमीन पर गुजारा कर रहे हैं, गरीब लेकिन सुकून से। जब मैं छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स काम की तलाश में बाहर चले गए थे, इसलिए मैं अपने दादाजी के साथ रहता हूँ। दादाजी गाँव के सबसे इज्जतदार आदमी है क्योंकि वो तंत्र मंत्र के बारे में सब जानते हैं। चाहे शादी हो, अंतिम संस्कार हो या किसी पर भूत का साया हो, हर कोई मदद के लिए उन्हीं के पास जाता है। बड़े होते हुए उनका सबसे बड़ा रूल यही था, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन से दूर रहना और सांपों को कभी मत छूना, खासकर सफेद वालों को। वो कहते थे कि ये बर्बादी की निशानी है जिन्हें तुरंत मार देना चाहिए। मुझे लगता था कि वो बस मुझे डरा रहे हैं, लेकिन आज सुबह मुखिया गांव के सभी हटे कटे आदमियों को लेकर हमारे घर आया और उसने जो कहा वो वही था जिसकी वार्निंग दादाजी हमेशा देते थे। एक हारा हुआ रिबेल ड्रैगन पहाड़ से भाग निकला था, जिस पर एक ऐसा श्राप था जो 3 दिनों में हम सबको खत्म कर देगा। दरवाजे के पीछे से सुनते हुए मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस खूबसूरती को मैंने छिपाया है वही वो मॉन्स्टर है जिसे वो मारना चाहते हैं। लेकिन वो बहुत नाजुक दिख रही थी। वो ऐसी कोई ठंडे खून वाली कातिल नहीं लग रही थी जो पूरे गांव को मिटा दे। यहाँ तक कि जब मैं किचन के चाकू से उसका पीछा कर रहा था तब भी उसने पलटकर हमला नहीं किया, और जब दादाजी घर की तलाशी ले रहे थे तब तो उसने सांस तक लेने की हिम्मत नहीं की। अगर वो सच में एक रिबेल ड्रैगन होती तो क्या वो इतनी बेबस होती? मैं अभी सोच ही रहा था कि उसे जोरों की खांसी आने लगी। उसका शरीर डगमगाया और उसने फर्श पर खून की एक उल्टी कर दी। वो खून लाल नहीं था, उसमें सुनहरी चमक थी। वो ईंट के फर्श पर गिरते ही जलने लगा और उसने सख्त जमीन पर एक छोटा सा छेद कर दिया। मैं सदमे में पीछे हट गया। क्या तुम ठीक हो? वो मेरे सहारे टिक गई और उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कई मिले जुले इमोशंस थे। मेरे ड्रैगन असेंशन के टॉप लेवल पर किसी ने मेरे ड्रैगन कोर में सोल सप्रेसिंग नेल चुभा दी। अगर मैं अपनी आखिरी सांस के साथ वहाँ से नहीं भागती तो मेरी आत्मा वहीं चकनाचूर हो गई होती। सोल सप्रेसिंग नेल, वो तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? मैंने तुरंत पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी अंबर जैसी आंखों में एक बेरहमी चमक उठी। मुझे नहीं पता। उसने मास्क पहना था, लेकिन मुझे उससे स्वालंग विलेज की खुशबू और एक टाउन गार्डियन के खून की महक आ रही थी। टाउन गार्डियन, मैं इन शब्दों को अच्छी तरह जानता था। बचपन में मुझे दादाजी के पुराने संदूक में एक जुंग लगी कांसे की प्लेट मिली थी जिस पर ये शब्द खुदे
हुए थे। जब मैंने दादाजी से इसके बारे में पूछा तो वो बुरी तरह भड़क गए और मेरी जमकर पिटाई की। उन्होंने उसे संदूक के सबसे गहरे हिस्से में बंद कर दिया और मुझे उसे फिर कभी हाथ नहीं लगाने दिया। क्या दादाजी ने उस पर अटैक किया था? ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी मुझे किसी भी और चीज से ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गांव की मदद में बिता दी। वो किसी को चोट क्यों पहुंचाएंगे? और वो सोल सप्रेसिंग नेल वाली कहानी पागलपन लग रही थी, लेकिन वो लड़की झूठ बोलती हुई नहीं दिख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक मुझे आंगन में दादाजी के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने घबराते हुए उसे धक्का दिया। शिट, दादाजी वापस आ गए। जल्दी छिप जाओ। उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, छिपने की जरूरत नहीं है, उन्हें पहले से पता है कि मैं यहाँ हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं लगभग रोने वाला था। अगर उन्होंने तुम्हें पहले देख लिया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। तभी दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। दादाजी हाथ में पाइप लिए दरवाजे पर खड़े थे, जो अभी भी सुबह की ओस से गीला था। उनका झुर्रियों वाला चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया था। उनकी धुंधली आंखों ने कमरे को स्कैन किया और मेरी पीछे खड़ी लड़की पर जाकर टिक गई। उन्होंने अपने पाइप को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई और लकड़ी के चरचराने की आवाज आई। मेरी जान हलक में थी। मैंने दादाजी को कभी इतना डरावना नहीं देखा था, जैसे वो जान लेने के लिए तैयार हो। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। मुझे अपनी हर एक सांस सुनाई दे रही थी। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। मैं उसके सामने खड़ा था, बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मैंने एक इंच भी हिलने से मना कर दिया। मुझे लगा कि वो अपनी पीचवुड स्वॉर्ड निकालेंगे और हमला करेंगे, लेकिन तभी उन्होंने अपनी नजरें घुमा ली और एक गहरी थकी हुई आह भरी। वो ऐसी आह थी जैसे कोई पहाड़ जिसे वो जिंदगी भर ढो रहे थे आखिरकार उन्हें कुचल रहा हो। गुडेन, वो भारी आवाज में बोले, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? मैंने थूक निकला। मेरी आवाज कांप रही थी। दादाजी, वो बुरी नहीं है, वो जख्मी है। दादाजी मुझ पर चिल्लाए, क्या तुम जानते भी हो कि वो क्या है? वो एक स्पिरिट स्नेक है जो ड्रैगन असेंशन की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि स्वालंग विलेज क्या है? ये ड्रैगन लॉकिंग अरे का केंद्र है। एक ड्रैगन यहाँ बस ऐसे ही कदम नहीं रख सकता। जिस पल उसने यहाँ एंट्री ली, वो सील कमजोर होने लगी। अगर वो टूट गई तो मीलों तक हर कोई इसके साथ दफन हो जाएगा। मैं जम गया और मैंने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा। वो मेरे पीछे से बाहर निकली और बिना किसी डर के दादाजी की आंखों में आंखें डालकर बोली, शिनशुई, 12वीं पीढ़ी के गार्डियन, बच्चे से झूठ बोलना बंद करो। तुम किसी भी और से बेहतर जानते हो कि यह अरे किसे कैद करता है। मैं इसे तोड़ने नहीं आई थी, मैं इसे मजबूत करने आई थी। लेकिन तुम पूरी जिंदगी यहाँ की रखवाली करते रहे और तुम्हें भनक तक नहीं लगी कि तुम्हारी नाक के नीचे कोई इसकी बुनियाद के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। दादाजी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने उसे घूर कर देखा। तुमने क्या कहा? वो एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आवाज बर्फीली थी। मैं ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर ड्रैगन की लाश के पास असेंड कर रही थी जब किसी ने मेरे कोर को चीर दिया। उसके पास एक गार्डियन का खून था। चिन फैमिली ही आखिरी गार्डियन ब्लड लाइन बची है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे अलावा और किसके पास वो खून है? दादाजी लड़खड़ाए और उनका पाइप फर्श पर गिर गया। वो उसे अटक देखते रहे। उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। एक लंबी खामोशी के बाद वो आखिरकार बुदबुदाए, नामुमकिन, टाउन गार्डियन ब्लड लाइन हर पीढ़ी में केवल एक ही पुरुष वारिस को मिलती है। मेरे पिता का सिर्फ मैं था। मेरा सिर्फ गुडेन के पिता थे और गुडेन के पिता का सिर्फ गुडेन है। हम तीनों के अलावा किसी और के पास चिन ब्लड लाइन नहीं है। तो फिर गुडेन के पिता के बारे में क्या ख्याल है? उस लड़की ने अचानक पूछा। जैसे ही उसने ये पूछा, दादाजी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, जैसे उसने उनकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। खबरदार, अगर तुमने उस नालायक का नाम भी लिया तो। मेरा दिल बैठ गया। मेरे पिता, उनके बारे में मेरी यादें सिर्फ एक धुंधली तस्वीर जैसी थी। जब मैं 5 साल का था तब वो और मेरी माँ काम की तलाश में गांव छोड़कर चले गए थे। शुरू में वो पैसे भेजते थे और हर साल फोन करते थे, लेकिन फिर ये कम होता गया और 3 साल पहले वो पूरी तरह गायब हो गए। मैंने कई बार दादाजी से पूछा कि वो कहाँ गए, लेकिन वो हमेशा गुस्सा हो जाते थे। क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ था? मैंने दादाजी की तरफ देखा और डरते हुए पूछा, दादाजी, मेरे पिता कहाँ हैं? दादाजी मुझे अटक देखते रहे। उनके होंठ कांपे और एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने गहरी आह भरी और हाथ हिलाते हुए कहा, मत पूछो, वो मर चुका है। मैं सुन्न रह गया। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। भले ही मुझे उनकी याद कम ही थी, पर मुझे हमेशा यकीन था कि वो कहीं दूर काम कर रहे हैं और एक दिन घर जरूर आएंगे। लेकिन अब दादाजी कह रहे थे कि वो मर चुके हैं। मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, कैसे? 3 साल पहले वो छिपकर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पर गया था। उसने ड्रैगन लॉकिंग अरे के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और बैकलैश की वजह से मारा गया। दादाजी की आवाज शांत थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने तुमसे हजारों बार कहा है कि उस पहाड़ से दूर रहना। तुम्हारे पिता ने बात नहीं मानी और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं दंग रह गया। मेरे पिता पहाड़ पर छिपकर गए थे, अरे से छेड़छाड़ की और मर गए। क्या उस लड़की पर हमला करने वाला
वाला आदमी मेरे पिता हो सकते थे, पर दादाजी ने कहा कि वो मर चुके हैं, जब तक कि वो जिंदा न हो। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक बाहर से शोर शराबे की आवाजें आने लगी, साथ ही डरे हुए जानवरों की आवाजें भी। किसी ने हमारे गेट को जोर जोर से पीटा और चिल्लाया, ओल्ड मैन शन, कुछ बहुत बुरा हुआ है। दादाजी और वो लड़की दोनों पीले पड़ गए। दादाजी ने अपना पाई पकड़ा और फुसफुसाए, गुडेन, इसे छिपाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना, समझे? मैंने तेजी से सिर हिलाया और लड़की को खींचकर बेड के नीचे ले गया। वहाँ कबाड़ भरा था, पर 2 लोगों के लिए जगह काफी थी। जैसे ही हम अंदर गए, दादाजी बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने उसे बाहर से लॉक भी कर दिया। हम उस तंग जगह में एक दूसरे से सटे हुए थे। उसकी ठंडी बॉडी मेरी पतली शर्ट के जरिए मुझसे टच हो रही थी। मुझे उससे पहाड़ों के ताजा झरनों जैसी खुशबू आ रही थी, जिसमें हल्की सी खून की महक मिली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बेड के फ्रेम से अपना कान सटाया और बाहर हो रहे हंगामे को सुनने लगा। क्या बात है, इतना पैनिक क्यों है? दादाजी ने पूछा। ओल्ड मैन शुन, वो ओल्ड वोंग का घर, एक आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके आंगन की सारी मुर्गियां मर गई हैं। उनका सारा खून चूस लिया गया है। हर गर्दन पर 2 छोटे छेद हैं, बिल्कुल सांप के काटने जैसे। मेरा दिल धड़कना भूल गया और मैंने अनजाने में लड़की की तरफ देखा। उसकी भौहें तन गई और उसकी अंबर जैसी आंखों में गंभीरता थी। उसने अपना सिर हिलाया और बिना आवाज के इशारा किया। ये मैंने नहीं किया। बाहर से आवाजें आती रहीं। डरे हुए गांव वाले भी उस शोर में शामिल हो गए। सिर्फ ओल्ड वोंग ही नहीं, ओल्ड ली की गाय भी मर गई है। पेट में छेद करके उसका खून निकाल लिया गया है। और कुएं का पानी, मैं आज सुबह पानी लेने गया था और वो सब बर्बाद हो गया है। वो सड़न की बदबू से गंदा हो चुका है। जरूर यह उसी रिबेल ड्रैगन का काम है। मुखिया सही कह रहा था, वो दरिंदा हम सबको मारने आया है। भीड़ चिल्लाने लगी। हर कोई सफेद सांप को मारने की मांग कर रहा था। मेरी जान हलक में थी और हथेलियां पसीने से भीग गई थी। जगह इतनी कम थी कि हम लगभग एक दूसरे में सिमटे हुए थे। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर अकड़ गया और उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने मेरे कान के पास झुकर फुसफुसाया, नहीं, सील ढीली हो रही है। ब्लैक ड्रैगन की इविल एनर्जी बाहर निकल रही है। इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि उसका क्या मतलब है, मुखिया की भारी आवाज ने पूरे आंगन को हिला दिया। ओल्ड मैन शुन, तुमने सुना? वो जानवर मवेशियों को मार रहा है। हमें सच बताओ, क्या वो सांप तुम्हारे घर में है? उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे मारकर गांव को बचा सके। अगर तुम उसे बचाते रहे तो तुम हम सबको मौत की सजा दे रहे हो। दादाजी दहाड़े, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव की रखवाली की है। मैं ऐसी किसी चीज को क्यों छिपाऊंगा जो इसे नुकसान पहुंचाए? यहाँ कोई सफेद सांप नहीं है। ये बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो। ऐसा है क्या? मुखिया ने उपहास करते हुए कहा। जब हमने पहले तलाशी ली थी तब तुम अपने पोते के कमरे में काफी देर तक रुके थे। कौन कह सकता है कि तुमने उसे वहाँ नहीं छिपाया? बेवकूफ मत बनो। चिन, क्या एक जानवर की जान इस गांव के हर इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? दादाजी ने फिर कहा। मैंने कहा ना, यहाँ कुछ नहीं है। दादाजी की आवाज में सख्ती थी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो फिर से तलाशी ले लो, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम्हें मेरे परिवार और मेरे पोते से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। बाहर सन्नाटा छा गया। बेड के नीचे मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। मैंने उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था पर उसमें एक स्थिरता थी। उसने बदले में मेरा हाथ दबाया और दिलासा देने के लिए धीरे से मेरी उंगलियों को थपथपाया। काफी देर बाद मुखिया की आवाज फिर से गूंजी, जिसमें एक अजीब सी कड़वाहट और दुश्मनी थी। ठीक है ओल्ड मैन शुन, हम आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर कुछ भी और हुआ, चाहे वो सफेद सांप तुम्हारे घर में हो या ना हो, हम तुम्हारे परिवार को ही जिम्मेदार मानेंगे। तुम गार्डियन हो। अगर तुम इस बुराई को नहीं रोक सकते तो तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। भीड़ गालियां देते हुए चली गई। आखिरकार हमने चैन की सांस ली और रेंगते हुए बाहर आए। मैं पसीने से तरबतर था और मेरे पैर इतने कमजोर हो गए थे कि खड़ा होना मुश्किल था। मैं बेड पर बैठ गया और लड़खड़ाते हुए पूछा, ये ब्लैक जियाओ क्या है? ये सील क्या है? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। वो खिड़की के पास गई और गांव की ओर देखने लगी। एक लंबी खामोशी के बाद वो मुड़ी और धीरे धीरे बोलने लगी। उसने मुझे स्वालंग विलेज की एक ऐसी कहानी सुनाई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पता चला कि हमारा गांव पहाड़ों में कोई साधारण जगह नहीं था। ये एक ड्रैगन लॉकिंग अरे का केंद्र था, जिसे हजारों साल पहले एक महान मास्टर ने बनाया था। ये अरे एक 3000 साल पुराने काले गोवो को कैद करता है, एक ऐसा क्रूर दरिंदा जिसने कभी बाढ़ लाकर हजारों लोगों को मार डाला था। वहाँ से गुजर रहे एक महान संत से लोगों का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने ये ड्रैगन लॉकिंग अरे बनाया। उन्होंने उस काले GOW को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के नीचे ड्रैगन पूल में गहरा दफन कर दिया। उन्होंने इस सील की रक्षा करने और उस दरिंदे को भागने से रोकने के लिए टाउन गार्डियंस की एक पीढ़ी पीछे छोड़ दी। उसका नाम बुशी था। वो कोई रिबेल ड्रैगन नहीं थी, बल्कि वो खुद उस अरे की आध्यात्मिक शक्ति थी। इस अरे को असरदार बनाए रखने के लिए उसे स्पिरिट वेन की
जरूरत होती है। हर 100 साल में बुशी को इसे मजबूत करने के लिए असेंड करना पड़ता था। हर असेंशन इस सील में नई जान फूंक देता था। इस साल उस 100 साल के चक्र का अंत था। वो ड्रैगन पूल में असेंड कर रही थी कि तभी अचानक एक घुसपैठिया वहाँ घुस आया। उसने ब्लैक जियाओ के खून से सनी एक सोल सप्रेसिंग नेल का इस्तेमाल करके उसके ड्रैगन कोर को चीर दिया और पूरी प्रोसेस को तबाह कर दिया। वो अपनी आखिरी ताकत बटोर कर वहाँ से भागी और जंगलों से होती हुई गांव तक पहुंची, जहाँ वो मुझसे टकरा गई। उस कील का जहर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसने अपनी 90% पावर खो दी थी। बुशी ने अपनी अंबर आंखों से मेरी तरफ देखा। सिर्फ एक गार्डियन का खून ही उस बुराई को खत्म कर सकता है और मेरे कोर को पोषण दे सकता है। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं काटा था। मैंने तुम्हारे साथ एक ब्लड पैक्ट करने के लिए ऐसा किया ताकि तुम्हारी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके मैं अपनी आत्मा को बचा सकूं। इस ब्लड पैक्ट का क्या मतलब है? दादाजी ने कहा था कि अगर तुम मरी तो मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, उसने सच छिपाए बिना सिर हिलाया। एक बार जुड़ने के बाद हमारी जानें एक है। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अगर मेरा कोर टूट गया तो तुम्हारी आत्मा भी गायब हो जाएगी, लेकिन अगर मैं असेंड करके सील को ठीक कर देती हूँ तो मैं इस समझौते को तोड़ सकती हूँ और तुम्हें एक लंबी जिंदगी दे सकती हूँ। और मैं अपनी जुबान की पकी हूँ। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। ये कहते हुए उसके गाल हल्के से लाल हो गए। मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़का। मेरा चेहरा शर्म से जलने लगा और मैंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। लेकिन तुम पर हमला किसने किया? मैंने पूछा। तुमने कहा कि उसके पास गार्डियन का खून था, लेकिन दादाजी कहते हैं कि वो खून सिर्फ उनके और मेरे पास है। मैंने तो ऐसा नहीं किया और दादाजी कभी करेंगे नहीं। तो फिर कौन? बुशी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। मुझे सिर्फ गार्डियन के खून और उस जियाओ की बदबू आई थी। उसने मास्क पहना था, पर मुझे पता है कि वो इसी गांव में है। वही मवेशियों को मार रहा है और कुएं में जहर मिला रहा है। वो भीड़ को भड़काकर मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। गद्दार हमारे बीच ही छिपा था, शायद कोई ऐसा जिसे मैं जानता था। वो उसे फंसा रहा था, पूरे गांव को उसके खिलाफ कर रहा था ताकि वो लोग उसे उसके लिए मार दे। पर क्यों? उसका मकसद क्या था? अगर वो मर गई तो अरे फेल हो जाएगा, सील टूट जाएगी और वो काला जी और डब्ल्यू आजाद हो जाएगा। कोई उस राक्षस को आजाद क्यों करना चाहेगा? मैं अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दरवाजा खुला। दादाजी अंदर आए। वो एक ही सुबह में 10 साल बूढ़े लग रहे थे। उनके बाल और भी सफेद लग रहे थे। वो मेज पर बैठे और भारी आवाज में बोले, तो ये सच है, किसी ने अरे के साथ छेड़छाड़ की है, किसी ऐसे ने जिसके अंदर हमारा खून है। बुशी ने सिर हिलाया। सोल सप्रेसिंग नेल पर मौजूद वो निशान झूठ नहीं बोलते। इसमें गार्डियन के सिग्नेचर है। चिन शुई, तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस जगह की रखवाली की है। क्या तुम्हें सच में अंदाजा नहीं हुआ कि इसकी फाउंडेशन कमजोर हो गई है? दादाजी सहम गए। मुझे 3 साल पहले ही पता चल गया था। मैंने महसूस किया था कि एनर्जी बदल रही है। पहाड़ से आने वाली बुराई बढ़ती जा रही थी। मैंने 3 साल तक अरे के एक इंच की तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला। मुझे लगा कि ये 100 साल पुरानी सील के नेचुरल कमजोर होने की वजह से है। मैंने कभी गद्दार के बारे में नहीं सोचा था। और तुम्हें कभी शक नहीं हुआ कि गांव में किसी और के अंदर तुम्हारा खून हो सकता है? दादाजी ने सख्ती से सिर हिलाया। नामुमकिन। ये ब्लड लाइन एक धागे की तरह है। हम तीनों के अलावा कोई और नहीं है। तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि चिनिमो शायद मरा ही न हो? उसकी आवाज धीमी थी, पर ये शब्द किसी बम की तरह कटे। दादाजी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। वो मेज पर हाथ मारकर खड़े हो गए और कांपते हुए उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। उसकी हड्डियां बैकलैश से चकनाचूर हो गई थी। वो जिंदा कैसे हो सकता है? बुशी ने उनकी आंखों में सच तलाशते हुए कहा, शुई, तुम पूरी जिंदगी यहाँ के रक्षक रहे हो। तुम्हें किसी भी और से बेहतर पता होना चाहिए कि जियाओ की एनर्जी भ्रम पैदा कर सकती है और चेहरे बदल सकती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उस वक्त जिसे देखा था वो सच में चिनिमो ही था? दादाजी का शरीर डगमगाने लगा। उनके होंठ कांप रहे थे। पहली बार उनका यकीन डगमगाया था। मैं वही बैठा रहा। मेरा दिमाग उलझनों का जाल बन गया था। क्या मेरे पिता सच में जिंदा हो सकते थे? अगर हाँ, तो वो कहाँ थे? पहाड़ से किसकी लाश लाई गई थी? क्या वो गद्दार मेरे पिता ही थे? तभी बाहर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी, जो पहले से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी थी। कोई मर गया है। ओल्ड मैन सुन, जल्दी आओ। लैन मर गया है। ये बहुत भयानक है। मेरा दिल बैठ गया। लैन गांव का एक अकेला रहने वाला आदमी था। वो थोड़ा आवारा जरूर था, पर दिल का बहुत साफ था और मुझे टॉफियां दिया करता था। वो कैसे मर सकता है? दादाजी का चेहरा मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया। वो झटके से उठे और दरवाजे की तरफ भागे। मैंने पीछे जाने की कोशिश की, पर बुशी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने गंभीर होकर सिर हिलाया। मत जाओ, ये सेफ नहीं है। वो शख्स बाहर हमारा इंतजार कर रहा है ताकि हम खुद सामने आ सके। मैंने रुकर खिड़की से देखा। देखते ही देखते पूरे गांव में कोहराम मच गया। रोने, चीखने और गालियों का शोर एक साथ गूंज रहा था। गांव वाले शहर के किनारे की तरफ
भाग रहे थे। उनके चेहरों पर दहशत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सच में कोई शैतान देख लिया हो। करीब 1 घंटा भारी सन्नाटे में बीता। दादाजी वापस आए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मेरी चीख निकल गई। उनका चेहरा चादर जैसा सफेद था, उनका शरीर कांप रहा था और उनसे खून की बदबू आ रही थी। दादाजी, लैन कैसे मरा? मैं उन्हें सहारा देने के लिए दौड़ा। उन्होंने मुझे उस डर से देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर काले स्केल्स से ढका था, ठीक वैसे ही जैसे 50 साल पहले पीड़ितों का हुआ था जब सील पहली बार ढीली हुई थी। 50 साल पहले मैंने बुशी की तरफ देखा। उसका चेहरा भी बहुत गंभीर हो गया था। वो एक कदम आगे बढ़ी और तनाव भरी आवाज में बोली, तो 50 साल पहले भी ऐसा हुआ था। दादाजी ने सिर हिलाया। उनकी आवाज फटी हुई थी। 50 साल पहले सील कमजोर हुई थी और जियाओ की बुरी एनर्जी बाहर आ गई थी। 2 हफ्तों में 17 लोग मरे थे और सब ऐसे ही दिखते थे। आखिर में मेरे पिता यानी गुडेन के परदादा ने सील को मजबूत करने और गांव को बचाने के लिए अरे को अपने खून की बलि दी थी। दादाजी ने बुशी की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी थी। बुशी, मुझे बताओ, सील कितनी खराब हो चुकी है? क्या वो काला गियाओ आजाद होने वाला है? बुशी काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, जब उस कील ने मेरे कोर भेदा तो मैंने सील में एक दरार महसूस की। अगर मैं 3 दिनों के अंदर अपना असेंशन पूरा करके सील को मजबूत नहीं कर पाई तो वो काला जियाओ पक्का बाहर निकल आएगा। और जब ऐसा होगा तो न केवल स्वालंग विलेज बल्कि मीलों तक हर जिंदा चीज खत्म हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन बचे थे। मैंने दादाजी और फिर बुशी की तरफ देखा। मेरा सिर इस सब के बोझ से चकरा रहा था। मैं सिर्फ 13 साल का बच्चा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरे गांव की जान एक दिन मेरे कंधों पर होगी। काफी देर बाद दादाजी ने बुशी की तरफ देखा और उनकी नजरों में एक दृढ़ संकल्प था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। बस उस सील को मजबूत कर दो, गांव को बचा लो, मेरे पोते को बचा लो। बुशी ने दादाजी की तरफ देखा और सिर हिलाया। मुझे 3 चीजें चाहिए। पहली, एक टाउन गार्डियन का खून यानी गुडेन का खून। मुझे उस कील की बुराई को साफ करने और अपने ड्रैगन कोर को रिपेयर करने के लिए उसका खून चाहिए। दूसरी, चिन फैमिली का खानदानी गार्डियन टोकन। सिर्फ वही टोकन ड्रैगन पूल के घेरे को खोल सकता है ताकि मैं अंदर जाकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर सकूं। तीसरी, मुझे जरूरत है कि आप गांव वालों और उस गद्दार को रोकर रखें। मुझे अपनी शक्ति वापस पाने और असेंड करने के लिए 3 दिन का समय दें। दादाजी एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी टोकन दे सकता हूँ। जहाँ तक गुडेन के खून की बात है, जब तक उसकी जान को खतरा न हो तुम जितना चाहो उतना खून ले सकती हो। मैं गांव वालों और उस मास्टरमाइंड को संभालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं तुम्हें वो 3 दिन दिला कर रहूंगा। दादाजी, मैं चिल्लाया। वो मुड़े और धीरे से मेरा सिर थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। उनके होठों पर एक मुस्कान थी, असीम ममता भरी मुस्कान, लेकिन उसमें एक ऐसी विदाई थी जिसे मैं तब समझ नहीं पाया था। गुडेन, तुम चिन परिवार के वंशज हो, 13वीं पीढ़ी के टाउन गार्डियन। एक रक्षक सिर्फ धातु के टुकड़े या ठंडे अरे की रक्षा नहीं करता, हम लोगों की, परिवारों की और अपने घर की रक्षा करते हैं। अब तक मैं ये बोझ तुम्हारे लिए उठा रहा था, पर अब तुम्हारी बारी है। मेरी नाक सुलगने लगी और आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपने दांत भींचे और सिर हिलाया। मैं समझ गया दादाजी, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। दादाजी मुस्कुराए, अंदर के कमरे की तरफ मुड़े और वो लकड़ी का संदूक खोला जिसे उन्होंने मुझे छूने से हमेशा मना किया था। सबसे नीचे से उन्होंने लाल कपड़े में लिपटी एक चीज और एक पीचवुड स्वॉर्ड निकाली। अंदर एक बगुया मिरर और कई पीले ताबीज भी थे। उन्होंने लाल कपड़ा हटाया तो एक हथेली के आकार की कांसे की प्लेट निकली। वो जुंग लगी थी और उस पर बारीक नकाशी के साथ बीच में टाउन गार्डियन शब्द खुदे हुए थे। यही वो टोकन था। दादाजी ने वो बुशी को सौंपा और गंभीरता से कहा, इसे ले लो, इसके साथ तुम ड्रैगन लॉकिंग अरे की ताकत को कंट्रोल कर सकती हो। बुशी ने टोकन लिया। उसकी उंगलियां धातु पर बनी नकाशी को छू रही थी। उसकी आंखों में कई तरह के भाव आए और उसने दादाजी को देकर सिर हिलाया। शुक्रिया। अचानक गेट पर जोरदार प्रहार हुआ जो पहले से कहीं ज्यादा तेज और हिंसक था और भीड़ की दहाड़ में सब डूब गया। चिनशुई, दरवाजा खोलो। मुखिया की आवाज कयामत की गूंज की तरह बाहर से आई। लैन मर चुका है, ये तुम्हारे उसी कमबख्त सांप का काम है। उसे हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें और तुम्हारे पोते को अंदर रखकर इस घर को जला देंगे। इसे जला दो, उस जानवर को मार डालो, लैन की मौत का बदला लो। हवा उनके गुस्से और डर से भारी हो गई थी। मैं पीला पड़ गया, मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने दादाजी की शर्ट का कोना कसकर पकड़ लिया। दादाजी ने मुझे अपने पीछे छिपा लिया। उनका चेहरा एकदम शांत था और उन्होंने अपनी पीचवुड स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ लिया। गुडेन को पीछे के रास्ते से ले जाओ, उन्होंने बुशी से फुसफुसाकर कहा। ड्रैगन पूल की तरफ बढ़ो, मैं इन्हें रोक रखूंगा। याद रखना, तुम्हारे पास असेंड करने और उस सील को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 दिन है। जाओ। दादाजी, नहीं, मैं आपके साथ रुकूंगा। आंसुओं ने तुरंत मेरी नजर धुंधली कर दी। मेरी बात सुनो, दादाजी चिल्लाए। उनकी आंखें लाल थी। तुम्हें जाना होगा, तुम हमारे वंश की आखिरी निशानी हो। अकेले तुम ही इसकी मदद कर सकते हो। अगर तुम
मर गए तो ये गांव सच में तबाह हो जाएगा। उन्होंने अपना खुरदरा अंगूठा बढ़ाकर मेरे आंसू पोंछे और उनकी आवाज अचानक नरम हो गई। गुडेन, मैंने इस जिंदगी में गांव की रखवाली के अलावा और कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे पिता के मामले में फेल हो गया। मैं उसे सही रास्ते पर नहीं रख पाया। मैं तुम्हें भी नहीं खोऊंगा। ड्रैगन पूल जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए वो ब्राउन शुगर राइस केक्स बनाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद है। मैं अपनी सिसकियां नहीं रोक पा रहा था। बुशी आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसने दादाजी को देकर मजबूती से सिर हिलाया। शिनशुई, मैं वादा करती हूँ जब तक मेरी सांस चलेगी मैं इसकी रक्षा करूंगी। सील ठीक हो जाएगी। दादाजी थोड़ा मुस्कुराए, फिर मुड़े और हाथ में तलवार लेकर गेट की तरफ बढ़ गए। बाहर से गेट पीटने की आवाज अब बहरा कर देने वाली थी। लकड़ी का गेट चरमरा रहा था और दबाव की वजह से उसके टुकड़े उड़ने लगे थे। बुशी मुझे आंगन के पिछले हिस्से की तरफ खींच ले गई, जहाँ दीवार के कोने में एक छोटा सा छेद छिपा हुआ था। मैंने इसे बरसों पहले लुका छिपी खेलने के लिए खोदा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही मौत के जाल से बचने का हमारा इकलौता रास्ता होगा। वो पहले रेंग कर बाहर निकली, फिर मुझे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने आखिरी बार अपने घर की तरफ मुड़कर देखा। मुझे गेट के टूटने की आवाज आई और फिर दादाजी की ललकार और भीड़ की खून की प्यासी चीखें सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल सीने से बाहर निकाला जा रहा हो। चलो, हमारे पास वक्त नहीं है, बुशी ने मुझे आगे खींचते हुए फुसफुसाकर कहा। मैंने अपने दांत भींचे और मक्के के खेतों से होते हुए ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की काली परछाई की तरफ दौड़ लगा दी। सूरज ढल रहा था और पहाड़ों की चोटियों पर लंबी डरावनी परछाइयां बन रही थी। वो पहाड़ किसी बैठे हुए दरिंदे जैसा लग रहा था, जिसका मुंह हमें निगलने के लिए खुला हो। हम जंगलों के काफी अंदर चले गए। बुशी अब भी कमजोर थी, उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। पहाड़ के रास्ते बहुत ढलान वाले और कांटों से भरे थे। मेरी पैंट फट चुकी थी और झाड़ियों की वजह से मेरे हाथों पर खून के खरोंच आ गए थे, पर मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरे कानों में बस दादाजी के आखिरी शब्द और उस गुस्साई भीड़ की आवाजें गूंज रही थी। 1 घंटे बाद घना अंधेरा छा गया। पहाड़ की रात इतनी काली थी कि मुझे अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों के बीच से चांद की हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी और कीड़ों की लगातार गूंजती आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। हवा पतों के बीच से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी और कभी कभी अनजाने जानवरों की डरावनी आवाजें रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक बुशी रुकी और पास की एक वैली की तरफ इशारा किया। ड्रैगन पूल वहीं अंदर है। मैंने वहां देखा। वो घाटी किसी काले गड्ढे जैसी लग रही थी। मुझे पानी के बहने की हल्की आवाज और एक ऐसी सड़ी हुई बदबू आई कि मेरा जी मिचलाने लगा। तभी बुशी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने फुर्ती से मुझे एक विशाल पेड़ के पीछे खींच लिया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, जिसका मतलब था बिल्कुल खामोश। मैं वहीं जम गया। मैंने देखा कि कुछ लोग मशाले लिए हमारी तरफ ही आ रहे थे। सबसे आगे गांव का मुखिया था और उसके पीछे 4 गुंडे थे जिनके हाथों में कुल्हाड़ी और चाकू थे। मुखिया जी, क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? ये घाटी तो फॉरबिडन है, यहाँ से कोई वापस नहीं आता। चुकर, मुखिया जहरीली आवाज में बोला। उस सांप ने जरूर लड़के को इसी घाटी में छिपाया होगा। हम उन्हें यही पकड़कर खत्म कर देंगे। एक बार वो सांप मर जाए और लॉर्ड ब्लैक जियाओ आजाद हो जाए तो हमें उतनी दौलत मिलेगी जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। लॉर्ड ब्लैक जियाओ। मैंने और बुशी ने अंधेरे में एक दूसरे को चौंक कर देखा। गद्दार सिर्फ कोई आम गांव वाला नहीं था, वो खुद मुखिया था। वो उस राक्षस को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। पर मुखिया जी, अगर ब्लैक जियाओ हमें भी खा गया तो? एक गुंडे ने हकलाते हुए पूछा। बेवकूफ, मुखिया ने उसे लात मारते हुए कहा। मेरे पूर्वजों ने उसकी सेवा की है। लॉर्ड ब्लैक जियाओ ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं सील तोड़ दूंगा तो वो मुझे अमर कर देंगे। मैं इस गांव पर राज करूंगा और फिर कोई मुझे नीची नजर से नहीं देखेगा। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। दादाजी सही थे। मुखिया उस जियाओ के राक्षसी गुलामों का वंशज था जो अपनी पूरी जिंदगी इसी पल के इंतजार में था। पर उस गार्डियन के खून का क्या जो बुशी ने बताया था? मुखिया तो चिन परिवार का नहीं है, फिर उसके पास वो खून कहाँ से आया? तभी वो फिर बोला। उसकी आवाज में एक घिनौनी संतुष्टि थी। मैंने सब प्लान किया था। 3 साल पहले मैंने चिन शुई के उस निकम्मे बेटे को पहाड़ों में फुसलाया, उसका खून निकाला और उससे ये कीले बनवाई। एक गार्डियन का खून ही उस सांप की स्पिरिट वेन को भेज सकता है। इसी तरह मैंने एक ही वार में उसके कोर को चकनाचूर कर दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरे पिता किसी अरे के वार से नहीं मरे थे। मुखिया ने उनका कत्ल किया था। उसने मेरे पिता के खून का इस्तेमाल उन कीलों को बनाने के लिए किया था। इसीलिए उनमें हमारे परिवार का एहसास था। मेरे खून में उबाल आने लगा। मैं गुस्से से कांपने लगा और मेरी मुठिया इतनी जोर से खिंच गई कि नाखूनों से खून निकलने लगा। बुशी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और चुप रहने का इशारा किया ताकि मैं कोई बेवकूफी न कर बैठूं। मैंने अपने दांत भींचे और उस दर्द के बीच उनकी बातें सुनता रहा। मुखिया जी, क्या हम सच में उसे हरा पाएंगे? वो एक स्पिरिट स्नेक है जो ड्रैगन बनने वाली है, एक गुंडे ने धीरे से कहा। डरने की क्या बात है? मुखिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैंने उसका कोर तोड़ दिया है। वो अब बिना
दांत वाली शेरनी है। एक घटिया मजाक। मेरे पास लॉर्ड जियाओ की दी हुई ब्लैक स्पिरिट ब्लेड और भी कई कीले हैं। बस एक और वार और उसकी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुखिया और उसके गुंडों ने अपनी मशाले ऊपर की और घाटी के और अंदर चले गए। जैसे ही उनकी परछाइयां ओझल हुई और रोशनी फीकी पड़ी, बुशी ने आखिरकार मेरे मुंह से अपना हाथ हटाया। मैं खुद को रोक नहीं सका। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने फुसफुसाते हुए कहा, उसने मेरे पिता को मारा है, मैं उसे मार डालूंगा। मुझे पता है तुम उससे नफरत करते हो, बुशी ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन उसके पास वो कीले और वो कर्स्ड ब्लेड। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर हम अभी बाहर गए तो हम बदला नहीं ले पाएंगे, बल्कि अपनी जान गंवा देंगे। हमें ड्रैगन पूल तक पहुंचना ही होगा। एक बार मुझे मेरी क्षति वापस मिल जाए और मैं असेंड कर लूं, तो मैं उस मुखिया और ब्लैक जियाओ को खुद देख लूंगी। मैंने अपने दांत भींचे और सिर हिलाया। वो सही थी। मैं सिर्फ 13 साल का बच्चा था। मैं 5 जवान आदमियों से नहीं लड़ सकता था। मुझे अपने पिता का बदला लेने और गांव को बचाने के लिए उसके ठीक होने का इंतजार करना ही था। चलो ड्रैगन पूल चलते हैं। बुशी मेरा हाथ पकड़कर सावधानी से आगे बढ़ने लगी। घाटी में एकदम घुप अंधेरा था। बाहर के जंगल से भी कहीं ज्यादा काला। वो सड़ी हुई बदबू अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, जिससे मुझे चक्कर आने लगे। मुझे पानी के बहने की हल्की आवाज और एक गहरी कड़कड़ाती गूंज सुनाई दी। ये गहराई से आ रही थी, जिससे जमीन थरथरा रही थी। ये ब्लैक GOW था। उसे पता चल गया था कि हम यहाँ हैं। आधे घंटे बाद हम घाटी के बीचों बीच पहुँच गए। हमारे सामने एक विशाल काला पूल था। वो बहुत बड़ा था। उसका पानी स्याही जैसा काला और अपारदर्शी था, जो सारी रोशनी को निगल रहा था। आसपास के पत्थरों पर ड्रैगन लॉकिंग अरे की बारीक और टूटी फूटी लकीरें खुदी हुई थी, जो गंदगी से सनी थी। यही ड्रैगन पूल था। वो धीमी और लयबद्ध गूंज सतह के काफी नीचे से आ रही थी। हर धमाका मेरे कान के पर्दों को झकझोर रहा था, जैसे कोई चीज पाताल से ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। मैंने आसपास देखा। मुखिया या उसकी मशालों का कोई निशान नहीं था। वो छिपे हुए थे, हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे थे। बुशी ने सतर्क होकर चारों ओर देखा। करीब रहना, इस जियाओ की नफरत हर तरफ फैली है और अरे का बैकलैश जानलेवा है। एक गलत कदम और तुम खत्म। मैंने तेजी से सिर हिलाया और उसकी बगल में एक साई की तरह चिपक गया। वो मुझे पूल के किनारे ले गई और उसने गार्डियन टोकन निकाला। जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, चांद की रोशनी धातु पर पड़ी और वो एक शानदार सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठा। जैसे ही टोकन जला, आसपास के अरे की लकीरें एक एक करके चमकने लगी, जिससे पूल के चारों ओर रोशनी का एक रास्ता बन गया। सुनहरी रोशनी उन नकाशियों में फैल गई और वो स्याही जैसा काला पानी एक हल्की सफेद चमक के साथ जगमगाने लगा। अचानक पानी में धमाका हुआ। काले पानी की एक धार तीर की तरह सीधे बुशी की तरफ निकली। बचो, मैं चिल्लाया और उसे एक तरफ धक्का दे दिया। वो काला तीर उसके कंधे के पास से सरसराता हुआ निकल गया। वो हमारे पीछे की चट्टान से एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टकराया। उस टक्कर से चट्टान में एक बड़ा छेद हो गया और पत्थर के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। बुशी ने खुद को संभाला। उसका चेहरा पीला था और वो उस उबलते हुए काले पानी को देख रही थी। एक आकृति धीरे धीरे गहराई से ऊपर उठी, जिसके हाथ में एक डरावनी काली तलवार थी और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान। वो मुखिया था। उसके चारों गुंडे चट्टानों के पीछे से बाहर निकल आए और उन्होंने हमें पूरी तरह घेर लिया। बुशी, हम फिर मिले। मुखिया ने पानी के ऊपर खड़े होकर घमंड के साथ कहा, मुझे पता था तुम यहाँ आओगी। मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बुशी ने मुझे अपने पीछे छिपा लिया। उसकी आंखें मुखिया पर टिकी थी, जिनसे एक जानलेवा ठंडक निकल रही थी। तुम वही हो जिसने 3 साल पहले चिनमो का कत्ल किया था। तुम वही हो जिसने मुझ पर घात लगाकर हमला किया और मेरी असेंशन को रोका। हाँ, वो मैं ही था। मुखिया हंसा। उसकी आवाज अहंकारी जीत के साथ गूंजी। वो बूढ़ा बेवकूफ चिनशुई पूरी जिंदगी इस कचरे की रखवाली में लगा रहा। मुझे नीची नजर से देखता रहा, जैसे मेरी कोई औकात ना हो। मैं उसका ये अरे तबाह कर दूंगा और लॉर्ड जियाओ को आजाद कर दूंगा। मैं उसके बेटे को मार चुका हूँ, अब उसके पोते को मारूंगा और चिन वंश को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वो तड़प तड़प कर मरेगा। तुम राक्षस हो, मैं चिल्लाया। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन्हें क्यों मारा? कुछ नहीं किया था। मुखिया ने थूका। उसकी आंखों में सदियों पुरानी नफरत थी। अगर तुम्हारे परिवार की वजह से नहीं होता तो मेरा परिवार इस गड्ढे में कैद नहीं होता। मैं लॉर्ड जियाओ के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता। तुम्हारा परिवार मेरा दुश्मन है। उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। उसने अपनी काली तलवार ऊपर उठाई और अपने आदमियों पर दहाड़ा। इन्हें मार डालो। लड़के के टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला दो। लड़की को पकड़ो। मैं खुद उसके दिल में वो सोल सप्रेसिंग नेल उतारूंगा। चारों गुंडे चिल्लाए और अपनी कुल्हाड़ियों के साथ हमारी तरफ लपके। बुशी ने मुझे पीछे धकेल दिया। तभी अचानक उसके चारों ओर एक घना सफेद कोहरा छा गया। वो एक विशाल सफेद सांप में बदल गई, जिसकी खाल चांदनी में ठंडे स्टील की तरह चमक रही थी और उसकी अंबर जैसी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ उसने अपनी पूंछ जमीन पर दे मारी,
जिससे पत्थर हवा में उड़ने लगे। गुंडे डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बहुत धीमा था। पूंछ उसे जाकर लगी और वो सीधे चट्टान से जा टकराया, जहाँ वो तुरंत ढेर हो गया। बाकी 3 गुंडे पीले पड़ गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी मुखिया ने अपनी चाल चली। वह पानी से उछला। उसकी काली तलवार सीधे सांप के सबसे नाजुक हिस्से 7 इंच मार्क पर निशाना साधे हुए थी। उस तलवार से एक गंदी और खूनी एनर्जी निकल रही थी। वह साफ तौर पर एक बहुत ही ताकतवर शापित हथियार था। बुशी ने ऐन वक्त पर अपने विशाल शरीर को घुमाया ताकि वार उसके शरीर के बगल में लगे। वो टक्कर ऐसी थी जैसे निहाई पर हथौड़ा चला हो। तलवार उसकी खाल से टकराई और चिंगारियां निकलने लगी। उसके मुंह से दर्द भरी फुसफुसाहट निकली और उस वार की ताकत से उसका विशाल शरीर डगमगाने लगा। उसकी दूध जैसी सफेद खाल पर एक गहरा जख्म हो गया। उस जख्म से काली और चिपचिपी एनर्जी रिसने लगी। तुम्हारा कोर टूट चुका है बुशी। अब तुम्हारे पास 10% पावर भी नहीं बची है। मुखिया पागलों की तरह हंसा। उसने एक और काली सोल सप्रेसिंग नेल निकाली। आज मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वो आगे झपटा और कील का निशाना सीधे उसके सिर पर लगाया। मैंने कुछ सोचा नहीं, बस रिएक्ट किया। मैंने एक भारी पत्थर उठाया और मुखिया की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर उसके सिर के पीछे दे मारा। पत्थर चकनाचूर हो गया और मुखिया लड़खड़ा गया। वो मुड़ा। उसकी आंखों में कातिलाना गुस्सा था। वो किसी कोने में फंसे जानवर जैसा लग रहा था। ओ छोटे चूहे, अब तू गया। वो दहाड़ा और अपनी काली तलवार मुझ पर चला दी। तलवार इतनी तेज थी कि मैं पलक भी नहीं झपका पाया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे यकीन था कि ये मेरा अंत है, लेकिन वार मुझ पर नहीं हुआ। इसके बजाय मुझे एक गहरी चोट की आवाज और पत्थर पर खाल के घिसटने की आवाज आई। मैंने आंखें खोली। बुशी मेरे सामने कूद गई थी। वो काली तलवार उसके शरीर में गहराई तक धंसी हुई थी। उसका काला खून उबल रहा था और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वहाँ से धुआं निकलने लगा। बुशी, मैं चिल्लाया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। जाओ, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, जो बहुत कमजोर और बेबस थी। पूल तक पहुंचो। अरे को एक्टिवेट करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं सिसकने लगा। मेरी बात सुनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। गांव, तुम्हारे दादाजी, सब कुछ। जाओ। उसी पल मुखिया ने अपनी तलवार बाहर खींची और फिर से सोल सप्रेसिंग नेल उठाई। इस बार निशाना उसका सिर था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने अपनी उंगली मुंह में डाली और जितनी जोर से हो सके काट लिया। खून निकलने लगा। मुझे याद आया उसने क्या कहा था। मेरा खून एक गार्डियन का शुद्ध खून था। ये बुराई को साफ कर सकता था और अरे को ताकत दे सकता था। मैंने अपनी खून से सनी उंगली जमीन पर बनी उन पुरानी नकाशियों पर जोर से दबा दी। जैसे ही मेरा खून पत्थर से टच हुआ, पूरा ड्रैगन पूल एक अंधी कर देने वाली सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। अरे से सुनहरी किरणें एक विशाल जाल की तरह निकली और मुखिया को तुरंत जकड़ लिया। वह चीखने लगा क्योंकि वो रोशनी उसे जला रही थी और उसकी काली एनर्जी सफेद धुएं में बदल रही थी। तलवार और कील जमीन पर गिर पड़े। नामुमकिन, तुम सिर्फ एक बच्चे हो। तुम इस महान अरे को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो? मुखिया चिल्लाया और हाथ पैर मारने लगा, लेकिन उस सुनहरी रोशनी ने उसे और कस लिया, जिससे उसकी हड्डियां टूटने लगी। मैंने हैरानी से देखा कि ड्रैगन पूल के पानी में अचानक विशाल लहरें उठने लगी। बुशी एक चमकती सफेद रोशनी में घिर गई और पूल के बीचों बीच तैरने लगी। उसका सांप वाला रूप बदलने लगा। उसके सिर से मूंगे कोरल जैसे सींग निकल आए। उसके शरीर से 4 नुकीले पंजे उगाए और उसकी खाल चमकते हुए सोने में बदल गई। उसका विशाल शरीर और भी फैल गया और आसमान में काले बादल जमा हो गए। बिजली कड़कने लगी। बैंगनी रंग की बिजली पूल पर गिरी, जिससे पूरी घाटी हिल गई। हेवनली ट्रिब्यूलेशन, ईश्वरीय परीक्षा शुरू हो चुकी थी। बुशी अब एक ड्रैगन में बदल रही थी। उसने एक ऐसी शानदार दहाड़ लगाई जो पूरी घाटी में गूंज उठी और उसके दिव्य दबाव ने वहाँ बची हुई सारी बुरी एनर्जी को तुरंत खत्म कर दिया। उस सुनहरी जाल में फंसा हुआ मुखिया वो दहाड़ सुनकर बुरी तरह डर गया और उसका चेहरा मुर्दे जैसा सफेद पड़ गया। नहीं, नामुमकिन है, मुखिया हकलाते हुए बोला। वो अभी भी असेंड कैसे कर सकती है? लॉर्ड जियाओ, मुझे बचाइए। लॉर्ड जियाओ, वो पागलों की तरह पूल की गहराइयों की तरफ चिल्लाया। अचानक पूल के नीचे से एक जमीन हिला देने वाली दहाड़ गूंजी, जो सदियों पुराने गुस्से से भरी थी। पानी एकदम कोयले जैसा काला हो गया और पाताल से काली एनर्जी का एक विशाल सैलाब ऊपर की ओर फटा। वो सीधे बुशी से टकराया। ब्लैक जियाओ अपनी कैद तोड़कर बाहर निकल रहा था। बुशी हवा में मुड़ी और उसने भी पलटकर पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। उसके मुंह से चांदी जैसी सफेद ड्रैगन ब्रेथ की एक किरण निकली, जो उस काली एनर्जी से टकराई और एक भयानक ब्लास्ट हुआ। पूरी घाटी ढहती हुई महसूस हो रही थी और चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। उस शॉक वेव ने मुझे पीछे की ओर फेंक दिया और मैं सख्त जमीन पर जा गिरा। मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और मैं लगभग बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि एक चांदी का ड्रैगन और एक ब्लैक जियाओ खूनी संघर्ष में उलझे हुए थे। बुशी उस 1000 साल पुराने दरिंदे से लड़ रही थी। वह काला जियाओ आकार में बुशी से भी बड़ा था। उसके
शरीर पर काले छिलके थे जिनसे खूनी धुंध निकल रही थी और उसकी आंखें कत्ल के इरादे से जल रही थी। उसके विशाल पंजों ने बुशी को बार बार चीर डाला। बुशी अभी अभी असेंड हुई थी और पहले से ही जख्मी थी। वो उस प्राचीन राक्षस का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद उस जियाओ ने अपना पंजा बुशी पर दे मारा, जिससे वो दर्दनाक चीख के साथ पूल के किनारे आ गिरी। बुशी, मैं चिल्लाया और उसकी तरफ रेंगने की कोशिश की, पर मैं डर के मारे जम गया था। उस काले जियाओ का विशाल सिर पानी से ऊपर उठा। उसकी खून जैसी लाल आंखें मुझ पर टिकी थी। उसने अपना मुंह खोला ताकि काली एनर्जी की बौछार मुझ पर कर सके। मैं दहशत में था, हिलने की ताकत भी नहीं बची थी। ठीक उसी पल घाटी के प्रवेश द्वार से एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसने मुझे उस वार से बचा लिया। वह एक बगुया मिरर था। मैं पीछे मुड़ा और देखा, वहाँ दादाजी खड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे, लेकिन उनकी नजरें अटल थी। उनके चेहरे पर एक गहरा घाव था, फिर भी उन्होंने उस शीशे को मजबूती से थामे रखा था और उस राक्षस की जानलेवा एनर्जी को रोक रहे थे। दादाजी, मैं सिसक पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डरो मत गुडेन, दादाजी यहाँ है। वह दहाड़े। उन्होंने हवा में कई पीले ताबीज टैलिस्मान्स फेंके जो तुरंत सुनहरी लपटों में बदल गए और काले जियाओ की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वो उस राक्षस के ऑरा से टकराए, बुझ गए। उस जानवर ने अपनी कातिल निगाहें दादाजी की तरफ घुमाई और दहाड़ लगाई। उसकी विशाल पूंछ किसी गिरते हुए पहाड़ की ताकत के साथ उनकी तरफ बढ़ी। दादाजी बचो, मैं चिल्लाया। उन्होंने बचने की कोशिश की, पर वो बहुत धीमे थे। तभी बुशी जमीन से उछली और उसने जियाओ की पूंछ को जोर से काट लिया। एक जबरदस्त झटके के साथ उसने उस विशाल जानवर को चट्टान की ओर फेंक दिया, जिससे पत्थर चकनाचूर हो गए। चिनशुई, गुडेन को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इसे रोकूंगी। बुशी ने पूरे इरादे के साथ चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम अभी अभी असेंड हुई हो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। दादाजी वापस दहाड़े। मैं इस अरे की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिट वेन, हम एक साथ जीते और मरते हैं। अगर उसे सील तोड़नी है तो पहले मुझे मारना होगा। बुशी फिर से उस काले जियाओ की तरफ झपटी और दोनों महाबली हवा में फिर से टकरा गए। दादाजी उन्हें देख रहे थे। उनके दांत गुस्से और दुख में भिंचे हुए थे। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक खौफनाक और आखिरी फैसला दिख रहा था। गुडेन, मेरी बात सुनो। वो घुटनों के बल बैठे और मेरे कंधे पकड़कर मेरी आंखों में झांकने लगे। ड्रैगन लॉकिंग अरे को पूरी तरह से सिर्फ एक गार्डियन के खून की बलि से ही एक्टिवेट किया जा सकता है। तुम्हारे परदादा ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया था। अब मेरी बारी है। मुझे समझ आ गया कि उनका क्या मतलब है। मैं उनसे लिपट गया और रोने लगा। नहीं दादाजी, ऐसा मत कीजिए, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। पगले बच्चे, वो फुसफुसाए और मेरे आंसू पोंछे, जबकि उनके खुद के आंसू गिर रहे थे। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब समय आ गया है कि मैं इस गांव के लिए एक आखिरी काम करूँ। अब से तुम गार्डियन हो। अच्छे से जीना, गांव की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना। उन्होंने मुझे पीछे धकेला और अपनी पीचवुड स्वॉर्ड उठाई। उन्होंने अपनी हथेली चीर दी और तुरंत खून बहने लगा। उन्होंने अपना खून से सना हाथ प्राचीन नकाशियों पर रखा और मंत्र पढ़ने लगे। वो एक ऐसा मंत्र पढ़ रहे थे जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अरे की लकीरों से पहले से 10 गुना ज्यादा तेज सुनहरी रोशनी फूटी, जैसे धरती से किरणें निकल रही हो। हवा में एक विशाल सुनहरी तलवार प्रकट हुई। वो सीधे उस काले जियाओ की तरफ बढ़ी, उसकी खाल को चीर दिया और उस राक्षस की दर्दनाक चीख गूंज उठी। हर तरफ काला खून फैल गया और उस सुनहरी चमक ने आसपास की सारी बुराई को साफ कर दिया। वह दरिंदा लड़खड़ाया और वापस ड्रैगन पूल में जा गिरा। बुशी ने मौके का फायदा उठाया। वो पूल के ऊपर से तेजी से गुजरी और उसने चांदी जैसी ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी, जिससे अरे की एक एक लकीर जल उठी। सुनहरी रोशनी ने पूल को एक मकबरे की तरह घेर लिया, जिससे उस जियाओ की पागलपन भरी दहाड़े दब गई। आवाजें धीरे धीरे धीमी होती गई और आखिर में सिर्फ सन्नाटा छा गया। सील मजबूत हो चुकी थी। आखिरकार सब खत्म हो गया। आसमान के काले बादल छंटने लगे और चांद की हल्की रोशनी उस घाटी पर पड़ने लगी जो अब बुराई से मुक्त हो चुकी थी। वहाँ अब बस खून की हल्की सी महक बची थी। बुशी धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरी और वापस अपने इंसानी रूप में बदल गई। वो मेरे पास आकर उतरी, पीली और थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई डिवाइन अथॉरिटी थी। मुझे इस जीत की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर दादाजी की तरफ दौड़ा। वो जमीन पर ढेर थे। उनका चेहरा रूह जैसा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था। उनका खून खत्म हो चुका था और उनकी सांसें बस नाम मात्र की बची थी। दादाजी जागिए। मैं उनके पास घुटनों के बल बैठकर तब तक रोता रहा जब तक मेरे सीने में दर्द नहीं होने लगा। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुझे एक कमजोर कांपती हुई मुस्कान दी। उन्होंने मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की, पर आधा रास्ता तय करने से पहले ही उनका हाथ बेजान होकर गिर गया। गुडेन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, वो फुसफुसाए। उनकी आवाज हवा के शोर में बमुश्किल सुनाई दे रही थी। अच्छे से जीना, गांव की रक्षा करना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप जिए। दादाजी, आपको अभी भी मेरे लिए राइस केक
केक्स बनाने हैं। दादाजी, मैंने उन्हें झकझोरा। मैं बस उनके जवाब का इंतजार कर रहा था, पर उनकी आंखें बंद हो गई, उनका हाथ ठंडा पड़ गया और उनकी आखिरी सांस निकल गई। मैं वहीं मिट्टी में बैठा रहा, उनके शरीर को पकड़े हुए और दुख से कांपते हुए, जैसे मेरी पूरी दुनिया ढह गई हो। बुशी पास आई और उसने चुपचाप मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं पूरी रात वहीं ड्रैगन पूल के पास बैठा रहा, सूरज उगने तक उन्हें अपनी बाहों में थामे रहा। सुबह होते ही बुशी और मैं दादाजी के शरीर को वापस गांव ले आए। गांव में मौत जैसा सन्नाटा था। लोग रास्तों पर कतार में खड़े थे, उनके चेहरों पर पछतावा और शर्मिंदगी थी। अब उन्हें सच पता चल चुका था, मुखिया की गद्दारी और वो कीमत जो दादाजी ने उन्हें बचाने के लिए चुकाई थी। हमने उन्हें ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की तलहटी में मेरे परदादा के ठीक बगल में दफना दिया। मुखिया अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। अरे की रोशनी ने उसका दिमाग सुन्न कर दिया था। वो बस पुराने पेड़ के नीचे बैठा लॉर्ड जियाओ के बारे में बुदबुदाता रहता था। गांव वालों ने उसे उसके घर में बंद कर दिया और धीरे धीरे सबने मान लिया कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। गांव में शांति लौट आई, लेकिन दादाजी के बिना घर खाली खाली लगने लगा। अब मैं नया टाउन गार्डियन था। गांव वाले मुझे इज्जत देते थे, पर मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती थी। हर दिन मैं उनकी कब्र पर जाता, स्पिरिट मनी जलाता और उन्हें बताता कि मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। बुशी मेरे साथ रही और घर का ख्याल रखने लगी, जैसा उसने वादा किया था। गांव के लोग भी उसे प्यार करने लगे और उसे मॉन्स्टर के बजाय मिस बुशी बुलाने लगे। जिंदगी चलती रही और कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, पर एक अजीब सा एहसास मुझे बता रहा था कि कुछ बहुत गलत है। जिस रात जियाओ को सील किया गया था, मुझे लगा कि मैंने अपने दिमाग में एक आवाज सुनी है, एक धीमी, फटी हुई और शैतानी हंसी। और मेरे पेट पर बना वो सांप का निशान, जो पहले चांदी जैसा था, अब वो नीला काला पड़ता जा रहा है। हर रात उसमें एक ठंडी और चुभती हुई टीस उठती है, जैसे कोई चीज मेरे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। बुशी कहती है कि ये सिर्फ ब्लड पैक्ट का असर है, पर मैं देख सकता हूँ कि वो कुछ छिपा रही है। एक रात मेरी आँख खुली तो देखा कि बिस्तर का उसका हिस्सा खाली है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और उसे आंगन में खड़ा पाया। वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की तरफ देख रही थी। उसके हाथ में गार्डियन टोकन था और वो धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ी, मैंने उसके पीछे सिंगों वाली एक विशाल काली परछाई देखी। वो ब्लैक जियाओ की तस्वीर थी। अचानक वही फटी हुई आवाज सीधे मेरे कान में फुसफुसाई, छोटे बच्चे, उस सील को मजबूत करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। वो आवाज धीरे से हंसी, एक ऐसी ठंडी और डरावनी आवाज जिसने मेरी रूह कपा दी। तुम्हारे बिना मैं इन आखिरी बेड़ियों को तोड़ने के लिए स्पिरिट वेन की शक्ति का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाता। हम बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैं झटके से मुड़ा, पर आंगन में मौत जैसी शांति थी। वहाँ कुछ नहीं था। बुशी ने आहट सुनी और मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर एक प्यारी और सुकून देने वाली मुस्कान थी। गुडेन, तुम जा क्यों रहे हो? जाओ, वापस सो जाओ। रात की हवा में काफी ठंडक थी। वो चांदनी में नहाई हुई खड़ी थी, उतनी ही खूबसूरत और मासूम दिख रही थी जितनी पहले थी। लेकिन अब उसे देखकर मेरा खून जमने लगा था, जैसे मुझे बर्फ की किसी खाई में फेंक दिया गया हो। मुझे अचानक दादाजी के आखिरी शब्द याद आए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मुझे निराश किया है, वो फेल हो गए हैं। पर क्यों? उन्होंने मुझसे माफी क्यों मांगी होगी? और बुशी, उसने दावा किया था कि वह अरे की स्पिरिट वेन है, पर एक सोल सप्रेसिंग नेल इतनी आसानी से एक स्पिरिट वेन के कोर को कैसे भेज सकती है? और उसने अपनी असेंशन के दौरान इतनी आसानी से सील को कैसे तोड़ दिया? उसने मुखिया को इतने लंबे समय तक जिंदा क्यों रहने दिया, जबकि उसके पास उसे कभी भी मारने की शक्ति थी? उस रात ड्रैगन पूल पर जब उस काले जियाओ को सील किया जा रहा था, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि उस आखिरी ड्रैगन की दहाड़ में एक विजयी हंसी छिपी थी। सवालों का एक सैलाब मेरे दिमाग में एक साथ उमड़ पड़ा। मैं आंगन में बुशी को देख रहा था, जो इतनी ममता के साथ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सब शुरू से ही एक सोची समझी साजिश हो सकती थी। जिस पल मैं आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकला और उसने मुझे काटा, मैं सीधे एक बहुत बड़े जाल में फंस गया था। पर वो कौन था जो ये सारी डोरियां हिला रहा था? क्या वो पागल मुखिया था, या वो कैद किया गया काला जियाओ, या फिर वही औरत जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी, वही जिसने कहा था कि वो मेरे बड़े होने का इंतजार करेगी ताकि वो मेरी वाइफ बन सके? रात की हवा आंगन से गुजरी, अपने साथ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन की बर्फीली सांसें लेकर। मैं खिड़की के पास खड़ा चांदनी में कांप रहा था। मुझे समझ आ गया था कि असली कहानी तो अभी बस